एशिया के बीचों बीच 20वीं सदी के मध्य में दो प्राचीन सभ्यताओं ने अपने इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया। भारत और चीन दोनों ही उपनिवेशवाद के साये से उभर रहे थे और खुद को एक दौराहे पर पाया। 1947 में भारत को अंग्रेजों से कड़ी मेहनत से मिली आजादी, जबकि 1949 में माओ जेडोंग के नेतृत्व में चीन का उदय हुआ। दोनों देश जिनकी प्राचीन संस्कृतियां और विशाल आबादी थी, उनके सामने राष्ट्र निर्माण और अपनी जनता को गरीबी से ऊपर उठाने का कठिन काम था। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था, लेकिन संभावनाओं से भी भरा था। आज जब हम 21वीं सदी के मध्य में खड़े हैं, तो इन दिग्गजों द्वारा तय किए गए रास्तों और उनकी यात्राओं से मिले सबक की जांच करना जरूरी है। अपनी नई आजादी की शुरुआत में भारत और चीन में काफी समानताएं थीं। दोनों देशों को नाजुक अर्थव्यवस्थाएं, व्यापक गरीबी और गहरे सामाजिक विभाजन विरासत में मिले थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने एक लोकतांत्रिक मॉडल अपनाया, जिसमें एक बहुलतावादी समाज और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। दूसरी ओर चीन ने माओ के सख्त शासन में साम्यवाद को अपनाते हुए एक अलग रास्ता चुना। आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में दोनों देशों के लिए प्रगति और असफलताएं दोनों ही रहीं। भारत ने संस्थान निर्माण, एक मजबूत लोकतंत्र स्थापित करने और शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश पर ध्यान केंद्रित किया। इस बीच चीन ने आमूल चूल सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन किए, अक्सर भारी मानवीय कीमत पर। आज के समय में भारत और चीन के विकास के रास्ते अलग अलग हैं। आर्थिक विकास पर अपने अथक ध्यान के साथ चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन फिर भी प्रमुख संकेतकों में पीछे है। चीन का जीडीपी भारत से कहीं ज्यादा है और उसकी प्रति व्यक्ति आय काफी ज्यादा है। चीन ने जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति की है, अक्सर भारत से आगे। जबकि भारत अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और जीवंत नागरिक समाज का जश्न मना सकता है, उसे अपनी विकासात्मक चुनौतियों की कठोर वास्तविकता से भी जूझना होगा। भाग 4, असमानता के बीच भारत के धीमे विकास को समझना। भारत के विकास की धीमी गति के पीछे के कारणों को समझने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके लिए कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं है, लेकिन कई प्रमुख मुद्दों ने इस अंतर में योगदान दिया है। सबसे पहले भूमि सुधारों और सामूहिक कृषि पर चीन के शुरुआती जोर ने विवादास्पद होते हुए भी तेजी से औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व पर अपने लोकतांत्रिक प्रतिबंधों और ध्यान के साथ भारत ने धीमी कृषि परिवर्तन का अनुभव किया। दूसरा, चीन की केंद्रीकृत योजना और एक दलीय शासन ने अपनी कमियों के बावजूद आर्थिक नीतियों के तेजी से निर्णय लेने और कार्यान्वयन को सक्षम बनाया। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं ने प्रतिनिधित्व और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए कभी-कभी नीतिगत पक्षाघात और देरी का कारण बना। भाग 5, अंतर को पाटना, भारत के उत्थान का रोडमैप। चुनौतियों के बावजूद भारत में विकास की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। चीन के साथ अंतर को पाटने के लिए भारत को कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपनी युवा आबादी को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए शिक्षा और कौशल विकास में निवेश सर्वोपरि है। बाजारों को जोड़ने और आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार महत्वपूर्ण है। तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना आवश्यक है। भ्रष्टाचार और नौकरशाही अक्षमता के मुद्दों का समाधान निवेश और विकास के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। भाग 6, आशा और वादे की एक सदी। जैसे जैसे भारत और चीन 21वीं सदी की जटिलताओं से गुजर रहे हैं, उनकी यात्राएं दुनिया को मोहित करती रहेंगी। हालांकि उनके रास्ते अलग हो गए हैं, लेकिन उनकी नियति आपस में जुड़ी हुई है। भारत अपनी युवा ऊर्जा, लोकतांत्रिक लोकाचार और उद्यमशीलता की भावना के साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए सभी सामग्रियों को रखता है। अपने और अपने पड़ोसी के अनुभवों से सीखकर भारत समावेशी
और टिकाऊ विकास की दिशा में एक रास्ता बना सकता है। आगे की राह लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन एक समृद्ध और न्याय संगत भारत का वादा अपनी अरबों की आबादी के लिए आशा की किरण बना हुआ है।